हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के द्वारा हम हिंदी भाषा के सभी प्रमुख विषयों पर आपसे चर्चा करने का प्रयत्न करते हैं। फिर चाहे वह विषय व्याकरण, साहित्य, स्कूल, कॉलेज या प्रतियोगी परीक्षा, किसी भी प्रकार की परीक्षा में पूछे जाने वाले ही क्यों ना हो। इसी श्रृंखला में हम समय समय पर प्रसंग या संदर्भ सहित व्याख्या पर भी चर्चा करते रहते हैं। इसमें कोई एक गद्यांश दिया जाता है और उसके लिए हमें प्रसंग में वह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है या फिर उसके जो लेखक हैं उनका नाम बताना होता है। व्याख्या में हमें उस गद्यांश में दिए गए हर वाक्य को सीमित शब्दों में उसका अर्थ बताना, हर वाक्य का सीमित शब्दों में उसका अर्थ बताना होता है। उन अर्थों में हमें बेकार की इधर उधर की बातें नहीं लिखनी होती। जो उसका अर्थ है सिर्फ हमें वो समझाना है। इसमें हम कोई मुहावरा या लोकोक्ति का भी प्रयोग नहीं कर सकते। और दोस्तों, यह बहुत ही आसान विषय है। सिर्फ हमें करना क्या है कि जब भी हम अपनी पुस्तक के पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें और हर अध्याय के लेखक का नाम याद रखें, और साथ ही यदि हमारी हिंदी भाषा के शब्दार्थ पर अच्छी जानकारी है तो फिर यह व्याख्या लिखना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। आज हम स्नातक डिग्री में हिंदी ऑनर्स के कुछ गद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। पहला पैराग्राफ मेरा। ठीक कहती हो वत्से, यही तो जटिलता है। प्रेस्थ दासत्व मुक्त हो चुका है, प्रथुसेन गण द्वारा सम्मानित हो चुका है, अन्यथा वह न्याय का प्रश्न लेकर ना आता। प्रेस्थ द्वारा अपनी माताओं के स्तनों से छीनकर बेच दिए जाने वाले अश्व, शावक या दास तो न्याय की समस्या नहीं उठाते। वत्स्य, एक व्यक्ति द्वारा न्याय की पुकार का प्रश्न जटिल नहीं होता। युवक प्रथुसेन खड़ग बल से अपने अधिकार की रक्षा का प्रयत्न कर सकता है। प्रश्न केवल उनके सम्मान और अधिकार का नहीं है, समस्या गूढ़ है। अपने परिषद के सम्मुख सेना पद के लिए आवेदन किया। वह उसके योग्य भी है। उसके पिता महत्वाकांक्षी हैं। प्रेस्थ सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा व्यय कर सकता है। यदि धर्मस्थान प्रथुसेन को वर्ण, कुल और अभिजात वंश के सम्मान का अधिकार देता है तो वह सेना में पद का अधिकारी हो जाता है। यदि परिषद उस सेना में पद का अधिकार देती है तो वह अभिजात वंश और कुल के सम्मान का अधिकारी हो जाता है। तो दोस्तों, यह था हमारा पैराग्राफ। तो चलिए सबसे पहले हम इसके संदर्भ को समझते हैं, इसके प्रसंग को समझते हैं और देखते हैं कि हम प्रसंग में किस तरह से लिखते हैं, क्या बातें हमें लिखनी होती हैं। अब जैसे कि यह जो गद्यांश है, यह यशपाल के प्रसिद्ध उपन्यास दिव्या के द्वितीय भाग धर्मस्थ का प्रसाद से लिया गया है। यशपाल द्वारा रचित उपन्यास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए प्रसिद्ध हैं। इसमें हमें प्रसंग में बताना होता है कि कम शब्दों में यह बताना होता है कि उस पैराग्राफ में लेखक कहना क्या चाहता है। सागल राज्य की धर्मस्थली न्याय प्रिय महापंडित धर्मस्थ देव शर्मा के भवन में धर्मस्थ की प्रपोत्री दिव्यता प्रथुसेन द्वारा न्याय मांगने की बात कहती है और फिर धर्म देव दिव्या को समझाते हुए कहते हैं। अब वो क्या समझाते हुए कहते हैं, यही इस पैराग्राफ में दिया गया था, जिसकी व्याख्या हमें बतानी है। तो चलिए अब हम इसकी व्याख्या जान लेते हैं। दिव्या, प्रथुसेन के संबंध में तुम्हारे विचार ठीक है। ये वाक्य धर्मदेव बोल रहे हैं दिव्या को। वह इस द्वार पर न्याय की अपेक्षा लेकर आया था, उसे न्याय मिलना भी चाहिए। वह दासी पुत्र है, किंतु भरी सभा के बीच में उसने अपने युद्ध कौशल से अन्य योद्धाओं से विजय प्राप्त की है। अब सागल नगरी की राज्यसभा इस बात पर विचार कर रही है कि प्रथुसेन को सेना में पद का अधिकारी बनाया जाए। दिव्या में किसी युवा द्वारा न्याय का प्रश्न उठाना कोई नई बात नहीं है। प्रथुसेन को इसका अधिकार है, किंतु यहाँ थोड़ी जटिलता है। वह अभी तक राज्य परिषद द्वारा अभिजात वर्ग में शामिल नहीं किया गया है। अभिजात वर्ग यानी कि ऊंचे वर्ग में, क्योंकि जो ये प्रथुसेन है ये दासी का पुत्र था और निम्न कुल से आता था।
इसीलिए धर्मदेव उसको समझाते हुए कहते हैं कि जब तक परिषद उसे अपने ऊंचे कुल में शामिल नहीं कर लेती तब तक यह विषय थोड़ा सा जटिल रहेगा, यहाँ समस्या रहेगी। समाज में उसे अभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है। पहले दोस्तों ऐसा ही होता था, कुल के अनुसार प्रतिष्ठा मिलती थी। यदि कोई दासी कुल 4 वर्गों में बटे हुए थे, ये हम सभी जानते हैं। तो जो ये नीची नीची जाति जिसे पहले लोग बोलते थे, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, उसमें जन्म लेने वाले को समाज में सम्मानीय दृष्टि से नहीं देखा जाता था। वह अपने बाहुबल से सम्मान की रक्षा कर सकता है, लेकिन बाहुबल से प्राप्त किया गया सम्मान न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में नहीं आता। वह सेना में पद धारण करने योग्य तो है, क्योंकि वो बलशाली है, किंतु उसे पद नहीं मिला। क्यों? साथ ही वह दासी पुत्र भी है। उसके प्रति न्याय को लेकर धर्मदेव शर्मा दुविधाग्रस्त हैं। समाज में जाति के या अर्थ के आधार पर भेदभाव को लेकर धर्मदेव शर्मा भी चिंतित है, लेकिन आज इस घड़ी में उनका लंबा अनुभव भी उनके संग नहीं है। यानी कि वे भी कुछ नहीं कर सकते जब तक कि परिषद कोई निर्णय नहीं लेती उसके बारे में। और उसे वैसे भी कहा जाता है कि कोई भी धन बल जाति नहीं चेंज कर सकता किसी की। अब हम देखते हैं इसमें क्या विशेषता इस पैराग्राफ में। जाति, कुल, वंश, अर्थ आदि की समस्याएं समाज को बांटती रही हैं। आज भी ये समस्याएं दोस्तों जस की तस हैं। और दूसरा क्या है, भारतीय समाज व्यवस्था की विकृति को लेकर उपन्यासकार यशपाल का यह चिंतन सोचने पर विवश कर देता है कि समाज किस ओर जा रहा है। यानी कि एक आदमी जो कि बल से सेनापति बनने के योग्य है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो दासी पुत्र है, निम्न कुल में जन्म लिया है, इसलिए वो समाज उसे एक सम्मान की दृष्टि से नहीं देखती और वो इतने ऊंचे पद पर नहीं आ सकता। ये तो गलत है। यही सब कुछ इस पैराग्राफ में बताया गया है। अब चलिए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं, दूसरा गद्यांश देखते हैं और इसके बारे में फिर जानते हैं कि ये किस पुस्तक से लिया गया है, इसका क्या कौन सा अध्याय है और इसके लेखक का क्या नाम है। बड़ा सा बेडरूम, हल्की नीली दीवारों पर गहरे नीले पर्दे और सलेटी रंग का कारपेट, खूब गुदगुदा सा, 2 नई नई चमकती हुई अलमारियां। बंटी ने एक बार आंख खोलकर उन पर हाथ फेरा कर एकदम चिकनी उंगली रखते ही जैसे फिसल गई और एक हल्का सा नीला निशान बन गया। बंटी ने देखा कोई देख तो नहीं रहा। कमरे के बीच में दीवार के सहारे 2 पलंग, दोनों के सहारे पलंग के साथ ही लैंप लगा हुआ। बंटी का मन हुआ जलाकर देखे रोशनी कहाँ आकर गिरती है। उसने मन में सोचा वह इधर की तरफ सोएगा और मम्मी उधर। जब तक नींद ना आ जाए पढ़ते रहें और फिर लेटे लेटे ही खट से बत्ती बुझाओ और सो जाओ। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ये गद्यांश कहाँ से लिया गया, कौन से उपन्यास से लिया गया और इसके कौन लेखक है। यह गद्यांश मन्नू भंडारी के उपन्यास आपका बंटी से लिया गया है। शकुन यानी कि जो बंटी की माँ है, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और वे अब डॉक्टर जोशी के घर आ गई हैं। अभी तक कॉलेज के स्टाफ क्वार्टर्स में रहती थी। पहली बार इस नए घर में आकर बंटी कुछ नया अनुभव कर रहा है। डॉक्टर जोशी ने शकुन और बंटी का नया कमरा दिखाया। डॉक्टर जोशी शकुन के कमरे से बाहर गए तो अकेला बंटी उस कमरे का निरीक्षण करने लगा और उसी की निरीक्षण करते वक्त जो बातें उसके मन में थी वही बातें इस पैराग्राफ में बताई गई है। तो चलिए अब हम इसके व्याख्या को समझते हैं। कमरा बहुत सुंदर था। बड़ा बेडरूम, हल्की नीली दीवारें, दीवारों के अनुकूल सुंदर सलेटी रंग के पर्दे, गुदगुदा सा कारपेट, उंगलियों से ही उन पर निशान बन गए। बंटी ने मन ही मन बड़े डर के साथ इधर उधर देखा। उसे लगा कोई मुझे देख ना रहा हो। फिर उसने देखा कि कमरे में 2 पलंग बिछे हुए हैं। पलंग बहुत सुंदर हैं और दोनों के सहारे लैंप लगे हुए हैं और लैंप से कमरे की सुंदरता और बढ़ गई है। बंटी को लगता है कि वह इन लैंपों को जलाकर तो देखे, लैंप जब जलेंगे तो कैसा लगेगा, और जो उसकी रोशनी है उसका जो सुंदर चित्र उसके मानस पटल पर खींच गया और वह सोचने लगा कि एक पलंग पर वह सोएगा
और दूसरे पर उसकी मम्मी। दोनों एक कमरे में अलग अलग पलंगों पर सोए होंगे। फिर उसका जब तक मन करेगा वह पढ़ेगा और जब मन करेगा तब लैंप बंद कर देगा और सो जाएगा। और फिर इसके साथ ही बंटी मन ही मन भविष्य की अनेक कल्पनाएं करने लगा। दोस्तों, यह थी इस गद्यांश की व्याख्या। अब हम इसमें क्या विशेषता उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। मन्नू मन्नू भंडारी ने बाल मन की सहज कल्पनाओं का सजीव चित्रण किया है। वह ये दिखाने में सफल रहे हैं कि बालक एकाएक नई चीजों के प्रति आकर्षित होता है और कुछ क्षण के लिए सब कुछ भूल जाता है। ये तो बच्चों बालकों की विशेषता होती है। छोटे बच्चों की ये विशेषता है कि वो जब देखते हैं इस तरह की बातें तो एकदम वो कल्पना में डूब जाते हैं। दूसरी क्या विशेषता है इसमें, डॉक्टर जोशी और शकुन की अनुपस्थिति में चीजों को छूकर देखकर बंटी के आंतरिक भय को दर्शाता है। यानी कि जब वो चीजों को छूकर देख रहा था तो उसके मन में एक डर था कि कहीं कोई मुझे देख ना ले। कभी वो कारपेट को हाथ लगा के देख रहा था, कभी वह अलमारी को, क्योंकि वो एक बच्चा है और उसके मन में उत्सुकता हो रही है कि कैसा कमरा है। उसकी हर चीज को वो छूकर देखना चाहता था। चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले गद्यांश को पढ़ते हैं और साथ ही साथ फिर उसकी व्याख्या भी जानेंगे। वह धर्म के पीछे लाठी लेकर दौड़ने लगा। धर्म के इस बंधन का उसे बचपन से ही अनुभव होने लगा था। धर्म का बंधन उससे कहीं कठोर, कहीं असहाय, कहीं निरर्थक था। धर्म का काम संसार में मेल और एकता पैदा करना होना चाहिए। यहाँ धर्म ने विभिन्नता और द्वेष पैदा करना होना चाहिए। यहाँ धर्म ने विभिन्नता और द्वेष पैदा कर दिए हैं। आत्मा को भी धर्म ने ही बांध रखा है, प्रेम को ही जकड़ रखा है। यह धर्म नहीं, धर्म का कलंक है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ये जो गद्यांश है ये कहाँ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्य उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास कर्म भूमि से लिया गया है। और इस गद्य में कर्म भूमि उपन्यास के नायक अमरकांत का स्वलाप है। वह सकीना के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा था और इसी सोच के परिणाम स्वरूप उसका यह धर्म विषयक विचार है। अमरकांत के माध्यम से प्रेमचंद धर्म पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। इस गद्यांश के माध्यम से अमरकांत को अपना वो बनाकर, चरित्र बनाकर प्रेमचंद धर्म को लेकर जो उनके मन में विचार हैं वह सब इस गद्यांश में बताते हैं। चलिए समझते हैं इसकी व्याख्या को। समाज के लिए धर्म की क्या भूमिका होनी चाहिए, यह एक उलझा हुआ प्रश्न है। इसे जितना भी हल करने की कोशिश धर्म के जानने वालों द्वारा की जाती है, क्रमशः ही यह उतना उलझता चला जाता है। धर्म के लिए कहा जाता है कि जिसे धारण किया जा सके वही धर्म है। अब यहाँ हर व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करता है कि वह किसे और कितना मात्रा में धारण कर सकता है। सबको धर्म को देखने का अपना अलग नजरिया है। अमरकांत कहता है कि वह इस धर्म के बंधन को बचपन से ही अनुभव करता आ रहा है। यहाँ पर प्रेमचंद ने एक पद बंध का प्रयोग किया, धर्म का बंधन, जबकि मूल रूप से किसी पर किसी प्रकार का बंधन नहीं लगता है। उसे स्वतंत्र और निर्भय होकर मानने की आजादी देता है, पर अपने मूल रूप में। बाद में जोड़े कर्म कांडों ने धर्म के स्वरूप को विकृत कर दिया और इसे धर्म की मध्यस्थों द्वारा बाध्यकारी बना दिया गया। बाद में इसमें और भी बहुत सारी बुराइयां जुड़ती चली गई और इसके परिणाम स्वरूप जो धर्म लोगों को आपस में जोड़ने के लिए बनाया गया था वही धर्म लोगों को तोड़ने लगा। उनके संस्कार उनकी आत्मा को भी विखंडित करने लगा और इसी क्रम में वह बंधन के रूप में आ गया। दोस्तों, धर्म है क्या? कुछ भी नहीं, लेकिन लोगों ने उसको बांट दिया और उसका रूप जो है वो विकृत कर दिया। नहीं तो साधारण रूप से धर्म को देखा जाए तो बहुत सुंदर चीज है, लेकिन जो इसके अनुयायी हैं या कोई भी इसको एक बवंडर सा बना दिया है, उसको विकृत कर दिया इसके रूप को। इसमें इतने ज्यादा कर्म कांड जोड़ दिए हैं कि लोग मजबूर हो गए हैं और बचपन से हम जो देखते आते हैं अपने धर्म के लिए, हमारे मन में वह बातें गहरे से बैठ जाती हैं और आगे चलकर यह बातें निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है।
इसी तरह से धर्म का जो रूप है वो इतना सुंदर होते हुए भी विकृत हो जाता है। धर्म के व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक की भूमिका धर्म व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक की भूमिका निभाता है, पर अगर उसे ऐसा करने दिया जाए तो। दोस्तों, धर्म है क्या? सृष्टि को सुंदर बनाने की क्षमता धर्म के अंदर है, पर अगर धर्म पर राजनीति ना की जाए, उसके नाम पर समाज को खंडित ना किया जाए, विभाजित ना किया जाए। आज धर्म का काम यही रह गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अलग अलग वर्गों में बांट दिया है। तो एक मानव धर्म, सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानवता का धर्म। लेकिन नहीं, धर्म के नाम पर लोगों को बांट दिया गया है और समाज में इसके नाम पर, धर्म के नाम पर इतने आडंबर, खून खराबे और कुछ का कुछ होता रहता है कि जिसे देखकर ही मन में एक भय उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, अब इस पैराग्राफ में क्या, गद्यांश में क्या विशेषता, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। धर्म को समाज और व्यक्ति के चहुमुखी विकास में सहयोगी के रूप में माना गया है, क्योंकि धर्म मानवता का कल्याण करता है। ये बात बहुत सुंदर है। कोई भी धर्म मनुष्य का चारों ओर से विकास करेगा, उसका सहयोग करेगा, ना कि उसे बांटेगा इंसान को इंसान से। धर्म के मार्ग में अगर कुछ तत्व राजनीति करने लगते हैं, ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये सच्ची बात है कि यदि धर्म के मार्ग में कुछ तत्व राजनीति करने लगते हैं, तभी धर्म टूटकर खंडित होने लगता है और अराजकता का रूप धारण कर लेता है। दोस्तों, इस गद्यांश में मुंशी प्रेमचंद ने धर्म को लेकर कम शब्दों में बहुत ही गहरी बात की है। सच में धर्म बहुत सुंदर चीज है, लेकिन क्या हो रहा है, इस पर जो राजनीति है, कोई भी अपनी अलग अलग बातें बोल देता है और इसमें कर्म कांडों को जोड़कर धर्म का रूप इतना विकृत कर दिया कि लोग डरने लग गए धर्म के नाम पर। दोस्तों, इसी प्रकार हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों को लेकर हम अपने अध्यायों में आगे चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।